हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ साइकोलॉजी की क्लास। तो दोस्तों, तीसरा पार्ट है हमारा। ये फर्स्ट पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन देखा एंड सेकेंड पार्ट में 10 क्वेश्चन एंड देन थर्ड पार्ट है ये हमारा साइकोलॉजी पार्ट 3, जिसमें कि आप अगेन 10 क्वेश्चन और देखेंगे। दोस्तों, छोटा छोटा ही वीडियो बना रही हूँ, 10-10 क्वेश्चन ही हम आपको अभी शेयर करेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम थोड़ा दूर है अभी। लेकिन हमें अपनी तैयारी करते रहना है, बिल्कुल भी बैठना नहीं। अगर आप बिल्कुल ही छोड़ करके बैठ जाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए क्वालिफाई करना या फिर अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करना। तो दोस्तों, हम लगे रहेंगे। तो चलिए उसी सेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। साइकोलॉजी दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा इक्वली, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए। तो 20 क्वेश्चन हम देख चुके हैं प्रीवियस 2 वीडियो में, आप वहाँ देखिएगा ज़रूर अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये पार्ट आज का, जो कि 21 से स्टार्ट है। सो स्टार्ट नाउ। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है फ्रेंड्स, तो मैं हमेशा ही आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि यहाँ पर आप जो नहीं वर्ड है उसको आप उसको आप या फिर सर्कल कर लें या फिर अंडरलाइन कर लें। तो ये आपके माइंड में हमेशा ही रहेगा कि हाँ, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है। तो चलिए, हमने सर्कल कर अंडरलाइन कर लिया है। और चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं आपके सामने। फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। तो हम डिस्क्राइब करते चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, क्योंकि समझना ही इम्पॉर्टेंट है। जस्ट आंसर जान लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पर देखिए, बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था की। क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा है आपको कि विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आप ये सोचिए कि उत्तर बाल्यावस्था के लिए क्या क्या उपयुक्त है। जैसा कि जीन पियाजे ने बताया है ये अवस्थाओं के बारे में। तो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो शैशवावस्था के बाद आता है सेकेंड स्टेप आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में भी आपका जो 2 वर्ष से 7 वर्ष होता है बाल्यावस्था का एज, जिसमें कि उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ये 2 स्टेप होते हैं। तो ये उत्तर बाल्यावस्था मतलब कि बाल्यावस्था से ऊपर की एज है, किशोरावस्था से जस्ट पहले की एज है। तो बताइए, ऐसे में उपर्युक्त नहीं है विकासात्मक कार्य के लिए। तो क्या नहीं है, अर्थात हम देख लेते हैं क्या क्या होगा। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चे खेल में इंटरेस्ट लेते हैं और बच्चे खेलते हैं, उसके लिए शारीरिक कुशलताएं क्या कुछ होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो फर्स्ट तो आपका पॉजिटिव है। एंड सेकेंड, पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। यही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कि पुरुषोचित या स्त्रीयोचित। देखिए, बात यहाँ पर हो रही है बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर ये बात नहीं होती, मतलब बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो पुरुष योचित मतलब पुरुष होने की जिम्मेदारियां या फिर स्त्री योचित अर्थात स्त्री होने की जिम्मेदारियों को समझ करके उस हिसाब से जीवन जिए। किशोरावस्था के बाद, जब किशोरावस्था से ऊपर परिपक्व हो जाता है बच्चा, एक एडल्ट एज आ जाती है, तो उसके बाद इस चीज का विकास होता है। तो उसके पहले ये विकास नहीं होता। बात हो रही है उत्तर बाल्यावस्था की। तो क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो आपका देखिए सेकंड ऑप्शन में ही आपका राइट आंसर मिल गया। सो फ्रेंड्स, योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन, पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना नहीं है। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है ना, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। हम आपको हम आपको यहाँ पे सी और डी भी दिखा रहे हैं। वैकल्पिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। देखिए, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना तो सीखते ही है बच्चे। हम उम्र की बात हो रही है, तो इस उम्र में बाल्यावस्था वही एज है, खेल की एज है। बच्चे खेलना सीखते हैं, बच्चों को यही सब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नेगेटिव था क्वेश्चन की फॉर्म। तो वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। देखिए, अब आत्मनिर्भर तो बच्चे पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन वैयक्तिक आत्मनिर्भरता, स्वयं के लिए आत्मनिर्भर हो चुके हैं। शैशवावस्था से ऊपर की एज है जो कि वो अपना कार्य स्वयं से कर सकते हैं। तो ये भी आपका हो जाएगा, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता भी उन्होंने प्राप्त कर लिया, स्वयं के लिए आत्मनिर्भर सिर्फ। अब नहीं पूछा था तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। सेकेंड ऑप्शन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 22। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना। सामान्य परिपक्वन से पहले, देखिए सामान्य परिपक्वन मतलब कि एक बच्चे में जो एक डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चा जो विकसित हो जाता है, विकास हो जाता है हर एक चीज का अंदर से। तो एक जनरल परिपक्वावस्था होती है, उसके पहले अगर किसी चीज के लिए प्रशिक्षित करना क्या है, प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, या कुछ मिलाकर हानिकारक होता है, या फिर दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है,
या लाभकारी है या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया। 100% फ्रेंड्स, योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कैसे राइट हो जाएगा? सामान्य परिपक्वन, देखिए बच्चे के परिपक्व होने से पहले प्रशिक्षित प्रशिक्षित करना, इसका मतलब है किशोरावस्था से पहले। बच्चा पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ, उसके पहले हम किसी तरीके का प्रशिक्षण दे रहे हैं, बच्चे को प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो ये जो होगा देखिए प्रशिक्षित करना उचित है। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, लाभकारी है या हानिकारक, ये डिपेंड करता है। लाभकारी भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है प्रशिक्षण देना। जैसे अगर देखिए फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाया जा रहा है, किस तरीके से रटा रटा के याद करा दिया जा रहा है। मान लीजिए कि कोई स्पीच देना है और कोई गेस्ट आने वाले हैं, स्पीच देना, बच्चे को सिखा दिया गया कि इन 10 लाइनों को पूरी तरीके से रट डालो। बट बच्चे ने उससे क्या सीखा, हो सकता है कि उस समय बच्चा सुना दे, बट अक्सर क्या होगा, नहीं भी सुना पाएगा बच्चा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि बच्चे ने पहले वैसा कुछ नहीं किया है, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रटा हुआ है, ना कि सीखा और समझा है कि अगर किस तरीके के गेस्ट आते हैं तो वो किस फील्ड से अटैच करते हैं, उनके बारे में क्या बोलना है हमें, ये सब चीज़ सिखाना और रटा देना ये अलग चीज़ है। कोई भी काम कराना है उसको आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप बता दिए, या फिर प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू कराएं, या फिर एक्टिविटी के थ्रू कराएं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिए हुए हैं। अगर आप रटा देते हैं तो ये बिल्कुल भी हानिकारक होगा, बिल्कुल भी लाभकारक नहीं होगा। अगर एक्टिविटी के थ्रू करा रहे हैं तो ये आपके लिए लाभकारक होगा। तो ये इसी पे डिपेंड करता है कि ये जो प्रशिक्षण आप दे रहे हो वो किस विधि से दे रहे हैं। अगर आप सही विधि यूज कर रहे हैं, बच्चे का स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये लाभकारक होगा। अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अगर सिर्फ आप रटन प्रणाली की ओर बच्चे को ले जा रहे हैं, तो ये हानिकारक होगा। सो योर आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? देखिए दंड सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का होता है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के साथ उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है सकारात्मक दंड का कौन सा उदाहरण है, मतलब ये सभी जो है ये सभी दंड ही हैं एक तरीके से। लेकिन सकारात्मक दंड का अर्थ क्या? दंड दो प्रकार के होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मक दंड का अर्थ कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ये फील कराना होता है कि हाँ कहाँ गलती है, उसे कैसे सुधारा जाए। और नकारात्मक दंड वहां हो जाते हैं कि बच्चा खुद को हीन भावना में से ग्रसित हो जाता है, हीन समझने लगता है खुद को कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और किसी ऐसे तरीके से आप उसको पनिश कर दें कि बच्चे में हीन भावना आ जाए, या बच्चा ना कर पाए, या फिर उसको शारीरिक दंड दे दें, या फिर वो उस चीज से उस सब्जेक्ट से बिल्कुल दूरी बना ले, उससे भागने लगे, ये नकारात्मक दंड होता है। लेकिन सकारात्मक दंड का कहने का मतलब हुआ कि दंड भी दिया जाए जिससे कि बच्चा उसे गलत वे में ना ले, बल्कि उससे सीखने की कोशिश करे। जैसे यहाँ पे हुआ मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना, उपरोक्त सभी। अब देखिए उपरोक्त सभी तो होंगे ना, होगा नहीं, यहाँ पर आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन, मित्रों के साथ उपहास। देखिए उपहास करना और मित्रों के साथ मिला के आपने ऐसे ही हंसी हंसी में कोई बात कह दी, तो बच्चा उसको ज्यादा दिल पर भी नहीं लेगा, और वो सोचेगा जरूर कि हाँ काश कि मैं भी अगर ऐसे कर पाया होता, सही कर पाया होता, तो अपने फ्रेंड्स के साथ रहता, उन लोगों के जैसा ही मेरा भी मतलब वो रहता, जो उसने किया है उसका एक तरीके से प्रभाव। और नहीं कर पाने से थोड़ा सा उपहास हुआ, बट मित्रों के साथ ही हुआ, उसके जो हम उम्र के एज के जो दोस्त है, इसलिए वो उनके साथ होने पे बहुत ज्यादा उसे वो दिल पे नहीं लेगा। तो मित्रों के साथ के द्वारा उपहास अगर किया जाए, उसके फ्रेंड्स ही उसको अगर थोड़ा बहुत चिढ़ा देते हैं या थोड़ा बहुत कुछ कह देते हैं कि यार तू ये नहीं कर पाया, अगर तू किया होता तो ऐसा होता, तो ये बच्चे इसको नेगेटिवली नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये सकारात्मक दंड में ही आएगा, फर्स्ट आपका हो जाएगा। जो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर फर्स्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? अगेन क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव। सो फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, आप अंडरलाइन जरूर कर लेंगे नेगेटिव वर्ड को, एंड आगे बढ़ेंगे। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। देखिए दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, यहाँ पहला ही आंसर आपको लग रहा होगा दोस्तों, कहा गया है कि अध्यापक को नहीं करना चाहिए। अब बताइए एज अ टीचर, क्या आपको बच्चों को किसी भी तरह का प्रेशराइज करके किसी भी चीज के लिए आप उसे राजी करेंगे, प्रेशर बना करके? तो नहीं, आपका पहला आंसर यहाँ पर निकल के आ रहा है नेगेटिव। बट यहाँ पे आप तीन ऑप्शन और हैं तो उन्हें भी आप एक नजर देखेंगे। किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना,
किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। देखिए, किसी भी मैसेज के साथ कनेक्शन बनाना ये तो सही है, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन और स्वीकृति हर इंसान चाहता है, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्टनेस मिले, स्वीकृति मिले, समर्थन मिले, और किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना। बिल्कुल एक टीचर चाहेंगे कि कोई अच्छा उचित व्यवहार है जो कि आप बच्चों को बता रहे हो, तो बच्चे उसे आपको फॉलो करें और उस व्यवहार को, उस बिहेवियर को अपने अंदर लाएं। तो ये तीनों आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन की फॉर्म थी, अध्यापक को नहीं करना चाहिए, तो प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी नहीं करना चाहिए। एज अ टीचर आप भी इसको बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे कि यही आपका आंसर होगा, दबाव से किसी बात को राजी नहीं करेंगे आप किसी बात के लिए। तो सो फ्रेंड्स, योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में 6 to 8 ईयर के बच्चों के लिए रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। इस एज में 6 to 8 ईयर के एज में बच्चे किस में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। बात हो रही है देखिए प्रारंभ करने की, तो इसी छोटे छोटे वर्ड में ही सब कुछ छिपा होता है। अगर यहाँ पे होता है रुचि लेने लगते हैं तो क्वेश्चन कुछ और होता, बट रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं तो स्टार्टिंग एज पूछी जा रही है और किस चीज के लिए। तो आपके ऑप्शंस हैं धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में, विद्यालय में। तो दोस्तों देखिए, 6 से 10 वर्ष की जो उम्र होती है, कैसी उम्र होती है? क्या बच्चा इस समय में धर्म में इंटरेस्ट लेता है? नो वे, बिल्कुल भी नहीं। धर्म में इंटरेस्ट बच्चा इस समय नहीं लेता है। बच्चा बिल्कुल भी नहीं जानता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन कैसे क्या है, कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है, कौन एससी है, कौन एसटी है, हमें किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। बच्चा हर किसी से जिससे कि उसका मन मिलेगा, जिससे उसकी बातें अच्छी लगेंगी, जिसके साथ उसको खेलना अच्छा लगेगा, जो उसका हम उम्र होगा, बस सिर्फ वो हम उम्र देखता है। 6 से 10 वर्ष की एज में हम उम्र देखता है। कोई भी होगा उसे जो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बच्चा उसी से दोस्ती कर लेता है। बच्चे को धर्म से कोई भी मतलब नहीं होता। मानव शरीर में कोई विशेष बात नहीं है इसमें। यौन संबंध में बिल्कुल भी नहीं, किशोरावस्था की बात नहीं हो रही है, 6 से 10 वर्ष की बात हो रही है। विद्यालय में तो आप 100% जानते हैं कि 6 से 10 वर्ष की एज क्या है, बच्चे का एडमिशन कब होता है, तो 6 ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन। ओके, विद्यालय में। चलेंगे आगे, देखेंगे कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। देखिए, कौन सा सिद्धांत, सिद्धांत की बात हो रही है कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है। मानव का मस्तिष्क जो है बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, समझिएगा इस बात को, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है। दिख नहीं रहा है आपके मस्तिष्क में क्या एक चट्टान टाइप का आपको कुछ दिख रहा है? नहीं ना, जो कि छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपका जो मानव का जो मस्तिष्क है, हमारे जो मस्तिष्क है, ये क्या है, एक्टिव है ना, सक्रिय है ना, और कह क्या रहा है कि बड़ी चट्टान के समान है। और किसकी बड़ी चट्टान? बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है। अगर इसमें कुछ भी ना डाला जाए, आपके माइंड में कुछ भी ना डाला जाए, कुछ भी ना सिखाया जाए, तो ये एक पत्थर की तरह आपका हो जाएगा। कुछ भी आपको, अगर किसी, देखिए, अगर किसी ऐसे जगह पे आपको बंद करके रख दिया जाए जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई भी संस्कार नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कोई सभ्यता नहीं, कोई ज्ञान नहीं, तो आपको क्या आएगा? कुछ पता चलेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन यही जो चट्टान है, अगर इसमें सब कुछ डाला जाएगा, अगर बच्चे को पढ़ाया जाएगा, अच्छे संस्कार दिए जाएंगे, उन्हें हर एक चीज को कनेक्ट करके सिखाया जाएगा, जो कुछ भी आप अच्छी चीज देंगे, तो ये चट्टान बर्फ की तरफ पिघल जाएगा। आई मीन बिल्कुल सब कुछ, जो कुछ भी सिखाया जाएगा, बच्चा सब कुछ सीख सकता है ना। तो यही बात कही जा रही है, अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। अब कौन सा ऐसा है जिसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? गुण सिद्धांत? बिल्कुल नहीं, गुण सिद्धांत नहीं होता। प्रकार सिद्धांत भी कुछ नहीं है। व्यवहारवाद, जेबी वाटसन का है व्यवहारवाद। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत एरिक एरिक्सन का है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ओके, अगला क्या है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है। देखिए, क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं दोस्तों। हमारा जो क्वेश्चंस है, मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्वेश्चन यही आएंगे और इसी तरीके के आएंगे, थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया जा सकता है, जस्ट यही क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन टॉपिक तो वही रहेंगे, आपकी स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो समझिएगा, यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि जब बालक को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं।
जब तक कि पहले से अच्छा नहीं करते, उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? देखिए, यहाँ पे प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण। इसका मतलब क्या है? प्रक्षेपण मतलब प्रत्यारोपण। जैसे कोई काम गलत हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है, अच्छा आप किसी अपने माइंड में किसी छोटे बच्चे को रखिए, ठीक है, किसी बात पे उसे डांट दिया गया या फिर उसे कुछ नहीं मिला, तो जब उसको गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं। क्यों? अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। उनको गुस्सा आ रहा है तो वो उस बात को कैसे भूलें और अपने आप को कैसे रिलैक्स करें, डाइवर्ट करें, तो खेलने के लिए चले जाते हैं। और खेलने के लिए भी जाते हैं तो जब तक कि वो पहले से अच्छा नहीं कर लेते, मतलब फर्स्ट परफॉर्मेंस जो उनका होता है, जो भी वो कुछ खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, तो पहले तो मानसिकता उनकी वही है जो उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, एंगरनेस है। तो वो क्या करेंगे कि वो क्या करते हैं कि मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो खेल में इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी पिछली चीज को, जिसको लेकर वो गुस्सा हुए, तो वो भूल जाते हैं और अपना बेहतर परफॉर्मेंस करने लगते हैं। तो वो तब तक वो व्यवहार करते हैं जब तक कि पहले से अच्छा न करने लगे। तो पहले से जब अच्छा करने लगते हैं तो उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? अब आपको इसमें से बताना है कौन सा परिलक्षित होता है परिरक्षा प्रतिरक्षा तंत्र। बताइए। पहला प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज है, आरोप प्रत्यारोप, मतलब जैसे किसी को उस चीज के लिए दोषी बना देना कि आपके कारण ऐसा हुआ। विस्थापन, बदल देना, उस बात को ही बदल देना। प्रतिक्रिया निर्माण, क्रिया प्रतिक्रिया, किसी ने कुछ कहा तो उस पर मैंने भी कुछ कहा। उदात्तीकरण। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा? देखिए, यहाँ पर जो होगा दोस्तों, देखिए विस्थापन हो जाएगा। क्यों विस्थापन? मतलब क्या? वो जो बच्चे के दिमाग में गुस्सा आया किसी बात को लेके, उसको वो खेल के जरिए जब वो उसमें और बेहतर कर लेता है तो उसको विस्थापित कर देता है, मतलब उसमें अपने गुस्से को बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है, उसको भूल जाने की कोशिश करता है। और जब विस्थापित कर देता है तो वो पहले से अच्छा जब फील करने लगता है, तभी वो अपने आप को नॉर्मल फील करता है। चाहे बच्चे की बात हो, चाहे आप खुद को ही रख लीजिए। जब आप किसी चीज से डिप्रेस होते हैं या किसी चीज से टेंस होते हैं तो क्या सोचते हैं कि चलो वहां से, किसी की बात से अगर आप डिप्रेस हैं तो वहां से आप हटने की कोशिश करेंगे, हट करके उस बात को आप अपने माइंड से हटाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको जो सबसे ज्यादा पसंद होगा, या फिर कोई घूमने की जगह, या फिर एकांत में बैठना, या फिर सोना, या फिर म्यूजिक सुनना, या फिर खेलना, जो भी आपका पसंदीदा चीज होगा आप उसे करेंगे जिससे कि वो माइंड से डाइवर्ट हो सके, तो विस्थापित हो सके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विस्थापन। एंड नेक्स्ट है 28वां आपका, समायोजन से तात्पर्य एवं स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। देखिए, समायोजन और अनुकूलन, दोस्तों थोड़ा सा आपका समय जरूर लूंगी, लेकिन समायोजन और अनुकूलन ये जो चीज है ना, जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसमें समायोजन, एकोमोडेशन और समायोजन, जिसको कि हम एकोमोडेशन भी कहते हैं, और अनुकूलन, एडेप्टेशन, और आपका होता है एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। इन चीजों से क्वेश्चन बनता है, तो इसके बारे में समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, जो होता है एडेप्टेशन, एडेप्टेशन मीन्स क्या? अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब पूर्व ज्ञान प्लस उसमें नया ज्ञान, ये जब सेम होता है, मतलब हम पहले से जो कुछ जानते हैं और कहीं दूसरी जगह पर गए और वहां पर भी जस्ट वही चीज, वैसी ही चीज मिली जिसको कि हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, तो वहां पे अनुकूलन होता है। ठीक है, जब सेम ही कोई चीज मिलती है तो वहां अनुकूलन होता है। और समायोजन की बात कहें तो प्रीवियस नॉलेज, जो हमारा पुराना ज्ञान है, प्लस न्यू एक्सपीरियंस, कुछ नया अनुभव होता है। ठीक है, और जब कुछ न्यू एक्सपीरियंस होता है तो उसमें हम नए अनुभव में खुद को कैसे मैनेज करेंगे, तो हमें क्या करना होता है, अपने में कुछ बदलाव करने होते हैं। अच्छा, हमने ये सीखा, जब कुछ नया सीखने को मिले, जब कुछ नया जानने को मिले, प्रीवियस नॉलेज जो हमारे पास है उससे हट के हमें कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस हुए, तो हमने वहां पर कुछ बदलाव किया, तो वो होता है समायोजन, एकोमोडेशन जिसको कहते हैं। ओके, और आत्मसात्मीकरण होता है जो पूर्व ज्ञान है आपका, प्रीवियस नॉलेज प्लस न्यू अनुभव में कुछ नया जोड़ लेते हैं, हम कुछ नया एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं कि अच्छा ये भी हमको सीखने को मिला, तो उसको हम आत्मसात कर, उसको हमने अपने में आत्मसात कर लिया, सीख लिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये तीन टॉपिक है, समायोजन, एकोमोडेशन, अनुकूलन को कहते हैं एडेप्टेशन, और आत्मसातकरण को कहते हैं एसिमिलेशन।
दोस्तों अगर इस पर आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लास अगर चाहिए हो जीन पियाजे का ये जो समायोजन होता है, तो समायोजन, अनुकूलन, आत्मसातकरण, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट कीजिएगा। मैं एक कॉन्सेप्चुअल क्लास बनाऊंगी, एक वीडियो जिसमें कि पूरी तरीके से सिर्फ इसी पर बेस्ड होगा और अच्छे से समझाऊंगी आप लोगों को। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर समझते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दूसरों को संतुष्ट किया जा सके। किसको? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। यहाँ पर बताइए क्या होगा। देखिए समायोजन का मतलब ही मैंने बताया कि समायोजन से तात्पर्य क्या है? स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना। मतलब हमारी जो जरूरतें हैं, दूसरों के लिए नहीं, या किसी प्रेरक के लिए नहीं, या फिर किसी पर्पस के लिए नहीं, हमारी नीड्स के लिए, हमारी नीड्स पूरी हो सके, तो हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उनके लिए हम स्वयं का विभिन्न परिस्थिति में, हमसे मतलब देखिए हमारी आज कुछ जरूरत है, हम यहाँ पर हैं बट हमारी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, तो हम कहीं दूसरे जगह पे जाएंगे जहां से कि हमारी जरूरत पूरी हो सके, वहां पे हम खुद को एडजस्ट करेंगे। तो आवश्यकताओं को ताकि संतुष्ट किया जा सके, किसको? अपनी आवश्यकताओं को हम संतुष्ट कर सके, पूरी कर सके। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन, आवश्यकताओं को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? देखिए मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बात हो रही है स्टूडेंट्स की। अगर स्टूडेंट्स के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो इसके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट होगा? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर कुछ भी आंसर लगा सकते हैं, बट एक चीज, एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई पॉइंट आंसर, एक ही आंसर अगर सभी में नजर आता है, या फिर मतलब देखेंगे कि वही शब्द अगर, वही चीजें अगर दूसरे में भी है, तो एक दो आंसर तो आपके होंगे नहीं, आपको कुछ हट के चुनना होगा जो कि सबसे अलग हो। और तो यहाँ पर देखिए सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका? देखिए अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बच्चों का बना रहे, इसके लिए सहशैक्षिक प्रावधान बिल्कुल सही है। सहशैक्षिक मतलब हो गया साथ में बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल होना चाहिए, बच्चों को कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति कर अपनी बातों को सामने रखें। एंड रुचियों की भिन्नता, इंटरेस्ट बच्चों में अलग अलग है तो ये भी होनी चाहिए। तो बताइए क्या आप तीनों में से ए बी सी सभी लगाएंगे? नहीं, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको देना है। सो फ्रेंड्स योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन, अध्यापक की भूमिका में विद्यालय वातावरण। अब आप सोचेंगे अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण किस प्रकार? तो देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि विद्यालय वातावरण और अध्यापक की भूमिका मीन्स क्या? अध्यापक की भूमिका दैट मीन्स आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये तीनों क्या दिखा रहे हैं? अध्यापक की भूमिका ही तो है, अध्यापक का ही रोल होता है कि वो शैक्षिक सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान करे। अध्यापक का ही रोल होता है, एक टीचर का ही ये रोल होता है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बच्चे को प्रदान करे। और एक टीचर का ही रोल होता है वो बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट में बच्चों को सहयोग करे, सपोर्ट करे और उन्हें आगे बढ़ाए। तो इन तीनों चीज को लिए हुए आपका डी ऑप्शन है। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन, अध्यापक की भूमिका एंड विद्यालयी वातावरण। ओके फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन की फॉर्म अगेन नेगेटिव। सो यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है और यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, आपको नहीं ढूंढना है। अध्यापक व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है और स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की आवश्यकताओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान जो होते हैं ये रोजमर्रा के लिए होते हैं, मतलब रोज बच्चों को जो कुछ भी सिखाना है, रोज आप एक्टिविटी बेस्ड कुछ ना कुछ नया कीजिए जिससे कि बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ें, बच्चे सीखें। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों एक जैसा ही हो गया। फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, सॉरी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ एक जैसा ही हो गया। अध्यापकों को शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है। तो ये चीज क्या, क्रियात्मक अनुसंधान कौन करता है? अध्यापक ही करते हैं, या फिर जो शिक्षा व्यवसाय में जुड़े हैं, जो भी टीचिंग पोस्ट में जितने भी टीचर आते हैं, शिक्षा मित्र हो, चाहे प्रेरक हो, अनुदेशक हो, चाहे शिक्षा विभाग से जुड़े और भी अधिकारी हो, जो भी हो वो सभी इस व्यवसाय के अंदर जो भी आते हैं वो सभी का ये काम है क्रियात्मक अनुसंधान बच्चों के साथ करना, इससे रिलेट करना, बच्चों को सिखाना रिलेट करके। क्या नहीं है ये व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें नहीं किया जाता। ओके, सो योर आंसर इज सी ऑप्शन।
ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये 30 क्वेश्चन आज पूरे हो गए दोस्तों। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा RN एजुकेशन अकेडमी और प्रेस द बेल आइकॉन।